प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। IMF के एक वफ्द की आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से मुलाकात हुई है। कई लोग इसको बहुत अहमियत की हामिल मुलाकात करार दे रहे हैं, और क्योंकि IMF के एक वफ्द की पाकिस्तान के अदालती मामलात में इतनी दिलचस्पी लेना यह हैरान कुन भी है, अनप्रेसिडेंटेड भी है। शायद इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इन मामलात को IMF इतना करीब से देखना चाहे और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आकर चीज़ों का मुशाहिदा करे और उस पर फिर उसका IMF के साथ चलने वाला जो प्रोग्राम है उस पर उसका इम्पैक्ट भी हो सकता हो। जुडिशल कमीशन का कल इजलास हुआ, नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। कल इजलास का बॉयकॉट भी किया गया और जो जजेस हैं उनकी तरफ से भी ही बायकॉट नहीं था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर रहनुमाओं ने बायकॉट किया। जो रिप्रेजेंटेशन दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका भी जवाब आ चुका है। इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे। सेनेटर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, खुशामदीद। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं ये जो IMF का वफ्द है, चीफ जस्टिस से मुलाकात, खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके ख्याल में ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई होगी? आप माशी मामलात को भी समझते हैं, IMF के साथ डील करने का भी तजर्बा रखते हैं। ये क्यों हुआ होगा कि IMF का वफ्द सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अदालती मामलात को इतना करीब से देखना चाहे? जी, अभी क्योंकि IMF ने खुद इसके ऊपर अपनी वाज़े गुफ्तगू नहीं की, लेकिन मैं क्या सराय ज़रूर कर सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसका पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है उसके ऊपर बहुत गहरा असर है। और हमने ये देखा है कि किस तरह अदालती फैसलों की वजह से बार बार मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट जो हैं और प्राइवेटाइजेशन जो हैं वो मुतासर हुई हैं, उनमें रुकावटें आई हैं। और फिर जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकार हैं उनकी राह में ये एक बड़ी रुकावट है कि उनको पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है उस पर ये एतमाद नहीं है कि वो जो मुआहदे करेंगे अदालती निज़ाम उसके ऊपर अमल दरामद करा पाएगा। तो इसकी बुनियादी जो वजूहात है, जो मेरी क्या सराही है वो यही है कि वो उसका ताल्लुक बराह रास्त मुईशत में है, जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में कह सकूँ मैं, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि अदलिया का काम है कि अगर कोई पार्टी जो है वो अपने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करती तो अदलिया के जरिए वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाया जाता है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में चूंकि यहाँ एक बहुत बड़ा खला मौजूद है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हमने देखा है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इशूज जो हैं वो बैनुल-अक़वामी अदालतों में भी गए हैं। तो उसके जरिए जो IMF का कंसर्न है वो यही है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो हर लेवल पे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बुनियादी लेवल से लेकर ऊपर तक जो है वो जो भी मुआशी मुआहिदात किए जाते हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाएं। जी, अमल दरामद करें, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट, मगर अली जफर साहब, उसको भी इब्तदाई खबर ये थी कि अब जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार को भी वो देखना चाहते हैं। क्या इस हद तक आपके ख्याल में दिलचस्पी है, और आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इस मुलाकात को, ये क्यों हो रही है? देखिए, मैं वाज़े कर दूं कि एक शहरी की हैसियत से मैं समझता हूं कि IMF का रेगुलेशन या मॉनिटरिंग का नहीं होता कि आप जाके हमारा चीफ जस्टिस से मुलाकात करें और उसके बाद निज़ाम की कारकर्दगी और निज़ाम की जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर एक अपना रिपोर्ट बनाएं और अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करें। ये IMF का या किसी भी और अदारे का नहीं होना चाहिए हक जी। लेकिन ये है एक शहरी के तौर पे। लेकिन हुआ क्या कि IMF के साथ हुकूमत ने एक एग्रीमेंट की जिसके तहत सारे जो लोन्स मिल रहे हैं उसमें शायद शिक नंबर 28 है या 29 है, एक शिक है बहरहाल इस मुआहदे में, और उस शिक में IMF को ये इजाज़त दे दी है, हुकूमत ने एग्री किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हाँ आप हमारी अदालती निज़ाम के ऊपर भी जायज़ा ले सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। जब एक बार हुकूमत के वक्त जो है वो मुआहदा कर ले तो फिर ये फ़र्ज़ होता है उसका कि वो उस मुआहदे को पूरा करे। IMF का फिर हक बन जाता है कि वो ये जो है इन्वेस्टिगेशन करे या अपनी मॉनिटरिंग करे। अब इन्होंने
ने इंडिकेट किया था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो मुलाकात करना चाहते हैं, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि एक आईनी इदारा है, आइन के तहत बना है, तो इसका फ़र्ज़ है कि हुकूमत ने जो भी एग्रीमेंट की है उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो उसके साथ अगर मुलाकात करनी है और एग्रीमेंट के मुताबिक है वो मुलाकात, तो फिर वो मुलाकात करें। तो IMF अपना हक जो एग्रीमेंट के तहत है वो उसके हक के तहत मीटिंग करना चाहता है। हमारी जो जिम्मेदारी है, अगर JCP को मुलाकात करता है वो, तो JCP की जिम्मेदारी है कि वो फिर उस मायदे के मुताबिक मुलाकात करे। अब मकसद क्या है IMF का? मकसद यही लगता है कि चूंकि जब एक लोन गिविंग एजेंसी जो है, जो आपको कर्जा दे रही है, वो चाहेगी देखना कि क्या आपका जो रूल ऑफ लॉ है और आपका जो अदालती निज़ाम है, क्या वो दुरुस्त है, और वो मुआहदे जो हैं उनको पूरा करने में वो किस तरह का रोल अदा करेगा आपका जुडिशल सिस्टम। तो वो उसको फिर देखने के लिए उनको ज़रूरी मुलाकात करनी पड़ेगी JCP से। अब JCP से और भी मसला है, IMF देख रही है कि JCP में अपॉइंटमेंट्स का एक इशू, एक क्राइसिस बना हुआ है। वो जो है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और वो ये भी देख रही है कि कल हमने भी लेटर्स लिखे, और 2 चीफ जस्टिस ने भी 4 चीफ जस्टिस बल्कि सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी लेटर लिखे, जिसमें से 2 पार्टी हैं JCP के। 5 सिटिंग जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इतराज़ात उठाए हैं। तो जब वो ये सारी चीज़ें देख रही है तो वो ज़रूर उस शिक के तहत वो IMF शायद पता करना चाहती हो कि हक़ाइक़ क्या हैं और इसमें इश्यूज़ क्या हैं और कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं जिसके ऊपर इतना कुछ क्राइसिस बना हुआ है। तो ये मुझे ये सारा पीछे सही है, लेकिन अब सर उसमें सवाल ये पैदा होगा ना कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, अब एक ऐसे वक्त में जब आज मुलाकात होनी थी, कल वकला का एहतजाज हो रहा था, रेड जोन में हंगामा आराई हो रही थी, उधर जुडिशल कमीशन का हंगामा खेज इजलास हो रहा था, बॉयकॉट हो रहा था, तल्ख कलामी हो रही थी, फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर खत्तो किताबत हो रही है, खतूत लिखे जा रहे हैं। जाहिर है ये सारी चीज़ें IMF के इस वक्त के इल्म में आई हैं, कल भी वो इसको मॉनिटर करते रहे होंगे। आपके ख्याल में इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? IMF प्रोग्राम के ऊपर कुछ हो सकता है? जी, लेकिन मैं वादे कर दूं कि ये IMF का बहुत टेक्निकल मिशन है और इसका तमाम तक ताल्लुक पाकिस्तान की मुआशी हाकमियत से है, और उसके 6 बुनियादी हिस्से हैं जो आपके नाजरीन के सामने आने चाहिए। एक तो है कि हम अपना बजट जो है उसको किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, वो बड़ी अहम सब्जेक्ट है। दूसरे जिसे हम कहते हैं फिस्कल गवर्नेंस है। उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी गवर्नेंस कैसी चल रही है। उसके बाद जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको हम जो रेगुलेट करते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके जरिए है। उसके बाद मार्केट रेगुलेशन है। ये जो चीफ जस्टिस से मुलाकात है ये रूल ऑफ लॉ में आती है, और एक और सब्जेक्ट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग है। लेकिन ये मैं आपके नाज़रीन को ये भी याद करा दूं कि IMF को जो खुल्लम खुल्ला सियासी मुदाखलत की दावत दी गई थी, वो बानी चेयरमैन की तरफ से आज से 1 साल पहले एक बाकायदा खत के जरिए कहा गया था IMF को कि आप पाकिस्तान को कोई कर्जा ना दें जब तक इलेक्शन का ऑडिट नहीं हो जाता। तो वो जो खुल्लम खुल्ला सियासी मुदाखलत की जिम्मेदारी अगर किसी पर आएगी तो वो बानी चेयरमैन की है। आज जो मिशन है जो असेसमेंट कर रहा है उसका सिर्फ ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की मुआशी हाकमियत से है, और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो पाकिस्तान, आपको मालूम है कि वजारत खजाना ने इस मिशन को खुशामदीद कहा है कि जी ये हमारी जो है तकनीकी मुआवनत करेगा कि हम पाकिस्तान की ओवरऑल जो मुआशी हाकमियत है उसको बेहतर कर सकें। सही है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, हुकूमत के पास ये ऑप्शन तो मौजूद था ना कि वो एक्सेस डिनाई कर देते और कहते कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट में एक्सेस नहीं दे सकते, बावजूद इसके कि इमरान खान ने भले ही क्यों ना खत लिखे हों। नहीं, वो तो देखिए ना, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो IMF ने भी उसके ऊपर और दुरुस्त तौर पे किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया, और उन्होंने स्ट्रिक्टली जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। लेकिन एक चीज जो हम सब के सामने आनी चाहिए वो ये है कि IMF अगर इस किस्म की असेसमेंट्स कर रहा है तो ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया है, बशमूल तहरीक इंसाफ जो कि एक सूबे में 12 साल से हुक्मरान है। तो अगर वो ये कहें कि जी गवर्नेंस में उनका हिस्सा नहीं है तो ये बिल्कुल गलत होगा। उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है पाकिस्तान के एक वफाकी यूनिट को की हाकमियत करने की, और ये सारे इशूज जो हैं फिस्कल गवर्नेंस,
जो फाइनेंशियल सेक्टर ओवरसाइट है, रूल ऑफ लॉ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें सूबाई हुकूमतों का भी बड़ा अहम रोल है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने अली जफर साहब की बात सुनी। वो कहते हैं कि जी सारा मसला ही 26वीं तरमीम की वजह से पैदा हो रहा है। 26वीं तरमीम इस अंदाज में ना होती, मुशावरत के साथ आ जाती, तमाम उसमें जो रुकावटें थी, क्योंकि अली जफर साहब ने पहले दिन सेनेट में खड़े होकर तकरीर की थी और कहा था कि इससे बहुत मसाइल पैदा होंगे और आईनी कानूनी पेचीदगियां पैदा होंगी, और उसके नतीजे में फिर खतूत लिखे जा रहे हैं। अदालत के अंदर एक तनाव मौजूद है। जुडिशल कमीशन का इजलास जो है उसको मौखर करने की दरखास्त की गई, कल तलखी भी हो गई, बाइकआउट भी हो गया। तो आपके ख्याल में ये सब कुछ ज्यादा एहसन अंदाज में नहीं हो सकता था अगर 26वीं तरमीम को लाने में इतनी जल्दबाजी का मुजाहिरा ना किया जाता? ये जो एग्रीमेंट है मैं पढ़ देता हूं। IMF will undertake an assessment to analyze critical governance and corruption vulnerabilities and identify priority structural reforms moving forward. तो असल मकसद ये है कि जो स्ट्रक्चरल इस्लाहात करनी है हमें मईशत के अंदर, ये उन तक पहुंचने का एक जरिया है ये जो असेसमेंट हो रही है। और इसीलिए हम जो है वो ये 26वीं तरमीम से पहले ये कमिटमेंट हो गई थी और उस पर अमल दरामद हो रहा है। दूसरा ये है कि 26वीं तरमीम आपको मालूम है कि एक दफा उसकी कोशिश की गई थी और उसमें हुकूमत को कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, और उसके बाद फिर कुछ 6 हफ्ते बहुत तवील मुशावरत हुई जिसमें PTI से भी मुशावरत की गई, और जो मुशावरत करने में सबसे ज्यादा आगे थे मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने तो हुकूमत को यकीन दिलाया कि ये जो फाइनल ड्राफ्ट है इससे तहरीक इंसाफ भी एग्री करती है, लेकिन वो सियासी वजह से इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। और वो जो 6 हफ्ते की कोशिश थी उसके नतीजे में फिर वो 26वीं तरमीम पास हुई। और 26वीं तरमीम पास करने का असल मकसद यही था कि जो हमने 19वीं तरमीम के बाद, 18वीं और 19वीं तरमीम के बाद जो अदलिया को एक बहुत हद तक जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले में और दूसरे इश्यूज में एक खुद मुख्तारी दी थी, वो खुद मुख्तारी जो है उसके नताइज अच्छे हासिल नहीं हुए। फैसले करने में वो आज भी खुद मुख्तार हैं, लेकिन जो जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार है उसमें पार्लियामान का एक रोल मौजूद है, वो रहेगा। इसी तरह जो मुख्तलिफ अदालतों का जो स्ट्रक्चर है वो मुकन्नना के पास इख्तियार है कि वो उसका तयन करे, और उन्होंने वो किया है। तो लिहाजा वो 26वीं तरमीम जो है उस पर बहुत गुफ्तगू हो भी सकती है और हुई भी है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि 2010 के बाद से, लेकिन खुर्रम साहब ये तो मानते हैं ना कि अगर आज ये कोई बेहतरी नहीं आई तो फिर जो पार्लियामान है वो अपना एक्शन करेगी, और उन्होंने 26वीं तरमीम की सूरत में किया है। सही है, लेकिन सर अगर आज ये, अब चलिए मान लीजिए कि 26वीं तरमीम से पहले ही IMF का ये वाला मिशन आना यहां पर तय था, लेकिन अगर 26वीं तरमीम इस सूरत में ना आई होती और उसके नतीजे में आज एक जो बेचैनी जजेस के अंदर या वकला के अंदर मौजूद है ये ना पाई जा रही होती, तो शायद उनकी असेसमेंट रिपोर्ट मुख्तलिफ होती और आज इन हालात में ये असेसमेंट रिपोर्ट मुख्तलिफ होगी। देखिए, ये अब पाकिस्तान की जो इस वक्त हमारी बहुत सितमज़दा जमहूरियत है, उसमें ये एक नई फेज है कि जजेस जो हैं वो बजाय अदालती फैसलों के वो खत लिख कर अपनी राय ऐसे मामलात में दे रहे हैं जिसके मामले में वो उनकी राय तो जरूर है, लेकिन उसकी जो जिम्मेदार और फैसला कुन जो ताकत जिसके पास है, अथॉरिटी है, वो फर्क चीजें हैं, लेकिन जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इशू यही है कि हम एक फेज से गुजर रहे हैं जिसमें हम सबको अपनी अपनी जो हाकमियत है उसको दुरुस्त करना है, और अदलिया को भी अपनी जो इंटरनल गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना है। अगर अदलिया खुद पिछले 15 सालों में जो लोअर कोर्ट्स हैं उनका एहतसाब कर पाती और उनमें से चेक कर पाते कि लोअर कोर्ट्स में और उनके अपने दरमियान कौन से जजेस बेहतर हैं, कौन से बेहतर नहीं है, और ये तो नहीं हो सकता कि अदलिया के तमाम जजेस जो हैं वो अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो तमाम के तमाम जो है वो करप्शन से पाक हो। किसी एक जज को सजा नहीं मिली इस पिछले 1 साल से पहले, किसी एक जज को की बाज़पुर्स नहीं हुई, तुमने ये फैसले कैसे किए, और बहुत सारे ऐसे फैसले जो मुल्क कौम के लिए बहुत ही मौलिक थे, उनके करने वालों को आज तक उनसे कोई बाज़पुर्स नहीं हुई कि आपने ये फैसले कैसे कर दिए और हुकूमतें उल्टा दी। तो ये बहुत सारे ये नुकता आपका सही है, मौजूद है।
अभी हमें इसको जो 26वीं आईनी तरमीम है जरूर इख्तलाफ करें, लेकिन इसको वक्त देना चाहिए कि इसके नताइज क्या पब्लिक इंटरेस्ट में आते हैं, क्या जो अदालतों में पेंडिंग केसेस हैं वो तेजी से उनके फैसले होते हैं, क्या हम ये देखते हैं कि अदलिया के अंदर से बेटर गवर्नेंस अदलिया अपनी कर रही है। अगर तो वो कर रही हुई तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हुई तो फिर हम एक और तरमीम आएगी कुछ सालों के बाद जो उसको मजीद बेहतर करेगी। तरमीम आएगी, बिल्कुल ठीक है। इसमें सेनेटर साहब बिल्कुल सही है सर। अब सेनेटर साहब इसमें अब चलिए, आपको भले ही एतराज़ात हों 26वीं तरमीम पर, लेकिन इसी के नतीजे में जो वजूद पाने वाला जुडिशल कमीशन है, आप उसका हिस्सा भी हैं। कल आपने बॉयकॉट किया, अगरचे आपके बॉयकॉट के बाद जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस को लाया गया है उस पर शायद आपको एतराज़ ना होता अगर चीफ जस्टिस साहिबान 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को लाया गया। आपका एतराज़ शायद सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हद तक था, जहां पर सीनियरिटी लिस्ट बरकरार उसका अभी वजूद में आना या उसको रिव्यू किया जाना ज़रूरी है। तो अली ज़फ़र साहब, आपका बॉयकॉट का फैसला दुरुस्त था? आप समझते हैं कि इस एक नुक्ते पर आप बॉयकॉट कर देते, बाकी जजेस में अपनी राय का इजहार करते? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां तक हमारा एतराज़ था वो इस बात पे था कि सीनियरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस का पहले फैसला हो जाए, तो फिर उसके बाद उनकी जो अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट पे हो तो बेहतर है, और इसलिए हमने पोस्टपोनमेंट की रिक्वेस्ट की थी। इसका लॉजिक और मंतक बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि एक पूल जजेस का बनना था जिसमें से आपने चॉइस करनी थी। अब एक जज साहब जो थे जो ट्रांसफर हुए लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उनकी सीनियरिटी लिस्ट आ गई, वो नंबर 1 हो गए, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते थे और वो चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के। तो हमारा मौकफ असूल पे था, किसी के खिलाफ, किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ नहीं, और वो ये था कि पहले आप, इससे पहले कि हम पूल में डिसाइड करें कि किस किस को हम अपॉइंटमेंट के लिए तस्वर कर सकते हैं, पहले सीनियरिटी का फैसला हो जाए, क्योंकि 5 जज साहिबान जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इतराज़ किया है सीनियरिटी पे, और 4 जज साहब जो सिटिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इतराज़ किया है सीनियरिटी पे। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप कैसे देखते हैं रेमिटेंसेस के आदाद-ओ-शुमार को? बढ़ना यकीनन सबके लिए खुशाइंद है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस जो अली ज़फ़र साहब का मौक़िफ़ है वो भी दुरुस्त है कि बॉयकॉट ना हुआ होता तो शायद और इजाफा हो गया होता? जी, अब चूंकि पिछले साल के इंतखाबात को 1 साल पूरा होने को आया है, तो 2 हमें सबक मिले हैं। एक तो तहरीके इंसाफ की जो तशद्दुद भरी एहतजाज की पॉलिसी थी, फसाद की पॉलिसी थी, जिसके नतीजे में 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन की शहादत के ये जिम्मेदार हैं, वो नाकाम हो गई। ये सड़क पर आकर मुल्क को जैम करने की और सड़क पर तशद्दुद करने की पॉलिसी नाकाम हुई। इसी तरह जब इन्होंने टैक्टिक बदला और कहा कि जी तरसीलात ज़र में बॉयकॉट होना चाहिए, देखिए बॉयकॉट का मतलब फिर जो है वो बहुत बड़ी कमी होनी चाहिए, यहाँ 25% इजाफा हो गया। तो इनकी जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश थी और एक मजमून कोशिश थी, वो भी हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने नाकाम कर दी है। तो लिहाजा अब एक ही मामला है कि इन्होंने जो एक कोशिश की मुज़ाकरात की, उसमें अभी भी मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद है, और अगर ये बात करना चाहें तो हम तैयार हैं। लेकिन अब इनका टैक्टिक यही है, जब तरसीलात ज़र वाली बाइकॉट पॉलिसी भी नाकाम हुई, सड़क की पॉलिसी भी नाकाम हुई, मुज़ाकरात भी नाकाम हुए, कि अब ये जो हैं ये खतूत लिख रहे हैं मुक़तदरा को और अपने बेहतर बिहेवियर की यकीन दहानी करा रहे। तो इशू यही है कि बजाय ये कि हम मुस्तकिल तौर पे इस डिस्कोर्स में दलदल में धंसे रहें, असल हमारे सामने जो चैलेंज है वो, जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम ने हमें वोट दिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को वोट दिए हैं, और वो ये है कि हमें अपने भाइयों और बहनों की जिंदगियां किस तरह बेहतर करनी है, उनके बच्चों का मुआशी मुस्तकबिल कैसे बेहतर करना है, उनको तालीम, सेहत, अमन व अमान, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिलीवर करना है। असल डायलॉग इस पर होना चाहिए, हम सब की गुफ्तगू इस पर होनी चाहिए, अगर आपस में बहस करनी इस पर होनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरीन खिदमत किस तरह करनी है, बजाय ये कि हम इसी पर बहस करते रहे कि कौन किसने किस वक्त एहतजाज किया और कौन इख्तलाफ कर रहा है, और रेड जोन में आज किसका एहतजाज हुआ।
सो आप कहते हैं कि इकोनॉमी पे और माशी मसाइल पर इकट्ठे बैठना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, सेनेटर अली जफर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो गजा पर कब्जे का प्लान है और जो अनाउंसमेंट है उस पर पूरी मुस्लिम दुनिया में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस मामले पर तफसील से बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के सदर का ओहदा संभाले 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। इब्तिदा में उनको बहुत सराहा गया कि उन्होंने फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया, बल्कि जब वो सदर बने थे उसी वक्त जंगबंदी हो गई। उनकी तारीफ भी हुई कि उन्होंने इस सिलसिले में अपना किरदार अदा किया। लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है जिसमें वो कहते हैं कि गजा पर कब्जा किया जाएगा और अमेरिका ये कब्जा करेगा, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और मुस्लिम दुनिया को परेशान कर दिया है। रवां माह डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका गजा का कंट्रोल संभालकर इसकी तामीर नौ करेगा, अमेरिका गजा को ऑन करेगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी की है, यानी एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि जी जंग के इख्तिताम पर इसराइल गजा की पट्टी अमेरिका के हवाले कर देगा। वो कहते हैं इस पोस्ट में कि अमेरिका दुनिया के बेहतरीन डेवलपमेंट टीमों के साथ मिलकर तामीराती काम शुरू करेगा और गजा को दुनिया का सबसे शानदार खित्ता बनाएगा। अपनी इसी एक्स पोस्ट पे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि गजा की तामीर नौ के लिए किसी अमेरिकी फौजी की जरूरत नहीं पड़ेगी और खित्ते में इस्तेहकाम का राज होगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू भी दिया है और यह इंटरव्यू फॉक्स न्यूज को दिया गया है। इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके मंसूबे के तहत फलस्तीनी वापस गजा नहीं जा सकेंगे। अपने इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों के लिए गजा की बजाय दीगर जगहों पर खूबसूरत आबादियां तामीर की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फलस्तीनियों की आबादकारी के लिए मिस्र और उर्दन के साथ कोई डील की जा सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मंतक यह है कि गजा की पट्टी रहने के काबिल तो रही नहीं है। यहां पर जो बिल्डिंग्स हैं वो कमजोर हो चुकी हैं। यहां पर फलस्तीनी बस तो सकते नहीं हैं, इनको गिराना पड़ेगा, दोबारा से तामीर करना पड़ेगा। बेहतर है फलस्तीनी कहीं और चले जाएं। यहां पर इस जगह को रियल स्टेट की अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन ख्यालात पर अरब ममालिक का रिएक्शन भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों को बेदखल करने के इस मंसूबे को अरब ममालिक और तंजीमें मुस्तरद कर चुकी हैं। ट्रंप के गजा पर कब्जे के प्लान को सऊदी अरब, यूएई, उर्दन, ओमान, मिस्र, लीबिया, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, अरब लीग और दीगर ममालिक ने इसको मुस्तरद किया है। इसी सूरत हाल पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। सर, आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली क्या है? क्या वो वाकई वो करना चाहते हैं जो वो कह रहे हैं? मेरे ख्याल में तो उनको बखूबी इल्म है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कहीं और मुंतकिल करना आसान नहीं होगा, खुसूसन जब वो इलाके जिनके अंदर इसको भेजना चाह रहे हैं वो भी बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कर ये रहे हैं कि वो एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल बन सकता है, उसकी तरफ हमें जाना होगा। वो इसराइल की हमायत कर रहे हैं कि उनका जो प्लान है कि वेस्ट बैंक को अनेक्स करे और अपना जो नक्शा उन्होंने जारी किया हुआ है, आपको पता है कि उनकी वजारत खारजा की सोशल मीडिया अकाउंट पे भी उन्होंने एक नक्शा जारी किया था जिसमें गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन का कुछ हिस्सा, लेबनान का कुछ हिस्सा, सीरिया का कुछ हिस्सा, ये उसमें शामिल था। बल्कि ज़ायनिस्ट मैप तो और भी बड़ा है जी। तो ये उस तरफ बहस को लेके जा रहे हैं और इनके ख्याल में जो 1947-48 में हुआ नकबा, उस किस्म का कोई और पैगाम किया जाए और हम दबाव डाल देंगे। ये सब जाहिर करता है कि इजराइल इस वक्त बहुत एम्बोल्डन हालत में है। अमेरिका का ख्याल है कि वो दबाव डाल के ये कर लेंगे, लेकिन ये होगा नहीं। और ये एक ऐसे कारोबारी शख्सियत हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो 100 मांगते हैं और 50 पे तस्फिया हो जाए तो 50 कर लेंगे, ना भी हो तो उनको हजीमत नहीं होती। हालांकि इतने बड़े मुल्क का सदर जो है जब कोई बात करता है तो उसको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये काबिल अमल भी है कि नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल ये काबिल अमल है। ये सिर्फ एक बयानिया दे रहे हैं कि इसराइल का हक है कि वो मजीद इन इलाकों को अपने ज़ेर तसल्लुत लाए और इन अरबों को, फलस्तीनियों को यहाँ से निकाल के अरब ममालिक में भेजा जाए। ये बिल्कुल काबिल अमल नहीं है। एजाज साहब, क्या आपके ख्याल में इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि मिस्र और उर्दन
बिलियन ऑफ डॉलर्स की भारी पेशकश को के बारे में गौर भी करें? क्या इस बात का कोई इम्कान है? बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि उर्दन में तो आपको पता है कि पहले ही 3.5 मिलियन फलस्तीनी मौजूद हैं और उनका तो डेमोग्राफिक बैलेंस ही सारा तब्दील हो जाएगा अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग जाएं। और मिस्र में भी वो नहीं चाहेंगे कि लोग आए। आपको पता है कि पहले भी जो मुख्तलिफ जंगों के नतीजे में और 1947-48 के नतीजे में जब निकले थे, वो आज तक अपने घरों की कहते हैं कि कुंजियां भी संभाले बैठे हैं, लेकिन वो जा नहीं सके, इतने साल बीत गए हैं। तो उनको भी अंदाजा है कि जो आएगा वो फिर जाएगा नहीं। आपको पता है हमारा तो अपना तजर्बा है, अफगान रिफ्यूजीज आए थे यहाँ पे तो कई दहाइयां गुजर गई, जा नहीं पा रहे थे। तो हालांकि अफगानिस्तान में तो फिर भी कोई उनको रोकेगा नहीं अगर वो जाएंगे। यहाँ तो इसराइल आने ही नहीं दे रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उर्दन या मिस्र इमदाद के नतीजे में उनको लेने के लिए राजी हो जाएंगे। मुझे ये जो उनका रिएक्शन भी नजर आया वो इतना शदीद है सारे अरबों का, कि क्योंकि ये मुसीबत वो उनका ये ख्याल है कि ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी की जा रही है, ताकि इसराइल तो हो जाएगा, यानी एक किस्म का बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा और तवाना इसराइल और मजीद हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। और जो लोग फलस्तीनी आएंगे, जाहिर बात है वो अपने इलाकों में जाने के लिए बेताब रहेंगे, कोई ना कोई हंगामा करते रहेंगे। तो ये मामला सेटल नहीं हुआ जी, बल्कि मजीद उलझा दिया जाए। एजाज साहब, आपके ख्याल में इसकी कोई मिसाल मिलती है जो ट्रंप सोच रहे हैं या जैसा वो चाह रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं, इसकी कहीं और माजी में कोई मिसाल मिलती है या जो पिछले 100 साल में? और ये तो हमने देखा कि बरतानिया ने वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको अफ्रीका के ममालिक में बसाने के ऑप्शन पे काम किया था, क्योंकि वहां पर वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। लेकिन क्या इस तरह की कोई मिसाल है? मेरे ख्याल में स्टालिन ने बहुत सारे लोगों को साइबेरिया में जा बसाया था, बहुत ज्यादा मूव किया था, उस किस्म की। लेकिन वो दौर और था। आज का जो कम्युनिकेशन का दौर है, देखें एक बात अमेरिका में किसी भी जगह होती है तो मेरे ख्याल में सेकंड्स के अंदर सारी दुनिया में फैल जाती है। आज ये मुमकिन नहीं है। उस जमाने में जो कर चुके सो कर चुके, अब ये होगा नहीं, बल्कि इनका मसला हल नहीं हुआ, वहीं के वहीं बैठे हैं फलस्तीनी और वो अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। इसराइल के लिए वो मुश्किल उसी तरह रहेगी, वो अमन की हालत में वो भी नहीं रह सकेगा। तो ये जो इस तरह लालच दे रहे हैं वो भी शायद ना हो सके उनके लिए, क्योंकि आपको ये भी पता है कि इसराइल के अंदर भी काफी बड़ी तादाद में अरब अब बाशिंदे भी रहते हैं। तो मुश्किल नजर आ रही है मुझे। ये भी कुछ लोग ये कहते हैं, इसराइल के हलकों में मैंने कहते सुना है उनको, कि फलस्तीनी भी शायद अब एक रियासत के लिए तैयार हो जाएं बजाय इसके कि 2 रियासतों के लिए। मैंने ये इसराइलियों के मुंह से तो सुना है, फलस्तीनियों के मुंह से कभी नहीं सुना। वो हमेशा अपनी एक रियासत चाहते हैं और सारे ममालिक दुनिया के, बल्कि पूरी दुनिया सिवाय इसराइल के और अमेरिका के, वो ये कह रही है कि 2 रियासती हल के अलावा हमें कुछ कबूल नहीं होगा। सही है। एजाज साहब, ये जो एक और बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि अगर 1 हफ्ते तक तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो फिर जंग बंदी का खात्मा हो जाना चाहिए, ये मुआहिदा खत्म हो जाना चाहिए। आपके ख्याल में वो स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी यूज कर रहे हैं एट द सेम टाइम, या फिर वो या इसके वाकई इम्कानात मौजूद हैं कि जंग दोबारा शुरू हो जाए? जी, इम्कानात मौजूद हैं जी। आपको पता है कि जब सीज फायर हुआ उसके बाद भी इसराइल ने बमबारी की है। तो इन्होंने दुनिया भर से उनके ऊपर इतनी मजम्मत की गई उनकी, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सब तकरीबन बोल चुके हैं इसराइल की एट्रॉसिटीज के खिलाफ। लेकिन इसराइल का बाल नहीं बिका हुआ, क्योंकि अमेरिका साथ खड़ा है और वो अपनी ताकत को उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी कोई बईद इम्कान नहीं है कि जैसे इनके जितने रिफ्यूजीज आए, इनका ख्याल था कि एक बार सारे रिफ्यूजीज आ जाएंगे हम फिर हमले शुरू कर देंगे। लेकिन हमास ने भी आहिस्ता आहिस्ता रिफ्यूजीज वापस किए हैं और हमास भी ख़त्म नहीं हो सकी। इनका ख्याल था हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ख़त्म तो नहीं हुई है। इतनी अभी भी उसमें पोटेंसी है कि वो रिफ्यूजीज को खुद हैंड ओवर कर रहा है इनके पास। तो लेकिन ये जंग
दोबारा शुरू होने का इम्कान तो है। एजाज साहब, इस सारी सूरत हाल को ईरान किस तरह से देख रहा है? ईरान के हवाले से भी स्टेटमेंट्स आई हैं और ख़ास तौर पर ये शाम की सूरत हाल के बाद, और हमने देखा कि जो लेबनान में इजराइल ने अटैक्स किए, ऐसा मालूम हुआ और इस पर डिस्कशन भी हुई कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको काफ़ी धचका लगा है ईरान की। तो अब ईरान इस सिचुएशन को कैसे देख रहा होगा? आज ही मैं ईरान के सदर का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तैयार जरूर हैं अगर कोई किसी किस्म की जंग हम पे मुसल्लत की गई। इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि अमेरिका को ईरान के साथ जंग में मुलव्वस किया जाए। ना अमेरिका चाहता है ना ईरान चाहता है, लेकिन इसराइल जरूर चाहता है, क्योंकि इसराइल का ख्याल है कि इसराइल फलस्तीन के तनाज़ा से यानी तवज्जो हटाकर इसराइल ईरान की तरफ ले जाई जाए, ताकि अरब सारे उसके पार्टनर्स बन जाएं और ईरान के खिलाफ वो एक्शन ले, तो इसके ऊपर जो मजम्मत इतनी की जा रही वो भी नहीं होगी। लेकिन ईरान को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कमज़ोर पड़ा है, क्योंकि हमास भी हिजबुल्लाह भी कमज़ोर पड़े हैं, अल असद रजीम भी वहाँ से चली गई है। लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा और वसी मुल्क है, इसके बड़े वसाइल हैं। इकनॉमिक सैंक्शंस की वजह से वो इक़्तिसादी लिहाज से थोड़े कमज़ोर तो हुए हैं, लेकिन ये जफाकश लोग हैं। इन्होंने 8 साल की इराक के खिलाफ भी जंग लड़ी थी। उस वक्त तो दुनिया सारी इराक को यानी मदद भी कर रही थी, फिर भी ईरान ने अपना 1 इंच भी इलाका अपने हाथ से जाने नहीं दिया था। ये इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि ईरान के खिलाफ जंग को किसी न किसी तरीके से भड़काया जाए, लेकिन ईरान और अमेरिका चूंकि दोनों नहीं चाहते, इसलिए उधर जंग तो नहीं होगी, लेकिन मसला रहेगा और दोनों तरफ से बयानबाजी भी जारी रहेगी। सही है। एजाज साहब, 3 हफ्ते हो गए कुर्सी सदारत संभाले हुए डोनाल्ड ट्रंप को। मजमूई तौर पर आप उनके इब्तदाई 3 हफ्तों को किस तरह से देख रहे हैं? एक अफरा तफरी का समा है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में वैसे ही जो निज़ाम 1945 के बाद बना था, दूसरी जंग अजीम के बाद, तो वो तो वैसे दरम बरम हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही था, लेकिन इनके आने के बाद जिस तरह के इन्होंने इकदामात उठाए हैं, उसमें दोस्त क्या दुश्मन क्या, उसके बाद मजीद उस अफरा तफरी को बढ़ा दिया गया है। जिसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के तमाम ममालिक अब ये सोचेंगे कि भाई अपनी अपना कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। सारी जो इकदार बनी थी, हमें कहा गया था कि आज़ाद तजारत, फ्री ट्रेड बड़ी अच्छी चीज़ है, इन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट वॉल्स खड़ी करा दी हैं। इमिग्रेंट्स के बारे में बड़ी पॉजिटिविटी कहा जाता था कि बड़ा फ्रेश ब्लड होता है। उन्होंने देखा है आपने कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी आए दिन कोई कैंपेन शुरू कर दी है। तो इतने बड़े मुल्क के सदर से इतनी गैर जिम्मेदाराना जो बयानात है उसकी तवक्को तो नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी शख्सियत हैं और वो एक कारोबार के अंदाज में ही अमूर रियासत चला रहे हैं। जो सब उनके क्या अमेरिका के दोस्त और क्या दुश्मन, मैक्सिको या कनाडा और यूरोप समेत सब हैरान परेशान हैं कि ये दुनिया को किस तरफ ले जाया जा रहा है। सही है। एजाज साहब, मैं आखिर में पाकिस्तान के हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अभी तक पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल खामोशी है। आपके ख्याल में क्या उनका अभी तक पाकिस्तान की तरफ ध्यान नहीं आया, या पाकिस्तान उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मौजूदा हालात में? क्यों मुकम्मल खामोशी उन्होंने इख्तियार कर रखी है? आप इसे रीड कैसे करते हैं? दोनों बातें सही हैं। इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के हवाले से कोई खास रेलेवेंस नहीं रखता। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका के ट्रूप्स थे, उस वक्त तक तो उनको एहसास होता था कि पाकिस्तान की जरूरत है। अब पाकिस्तान इस वक्त उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, चाहे मिडल ईस्ट है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर है, चाहे चीन है, वो डायरेक्टली पाकिस्तान को ही उनकी मदद नहीं कर सकता किसी हवाले से। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि पाकिस्तान चीन के करीब जरा ज्यादा हो जाए तो वो शायद उनको अच्छा ना लगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कोई मुश्किलात खड़ी करे वो भी शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि हिंदुस्तान को वो चीन के साथ मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक पाकिस्तान के लिए किसी हद तक अहमियत तो है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस वक्त उनके एजेंडा में पाकिस्तान कहीं यानी नजर नहीं आ रहा उनके लिए कि वो उसके ऊपर को अपने बयान डालें। एजाज साहब, आपके ख्याल में ये खामोशी पाकिस्तान को सूट करती है, या खामोशी का एक मतलब नाराजगी भी तो हो सकता है? नहीं, हमें सूट करती है जी। हमें क्या जरूरत है हम उनकी
उनकी नजरों में आए, उनके रडार पर आए। हमें इस वक्त वैसे भी अपनी खारजा पॉलिसी पे बहुत ज्यादा हमारी यानी उसको उस पर रोशनी नहीं डालनी चाहिए। इस वक्त हमें सर फेंक कर अपने मुल्क की इक्तिसादी हालत को, अपने सियासी इस्तेहकाम को, लॉ एंड ऑर्डर को, इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। ये याद रखिए कि जिस मुल्क के अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी उसकी खारजा पॉलिसी भी बेहतर हो जाएगी, और जिसमें ये मुल्क के अंदर तमाम चीज़ें ना हो तो खारजा पॉलिसी भी कमज़ोर पड़ जाती है। जब आप दूसरे मुल्कों से जाकर पैसे मांगेंगे, कर्जे की किस्त अदा करने के लिए, तो फिर आपकी वक़्त नहीं रहती है। हमें ज्यादा इस वक्त उनकी नजरों में आने की जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त मुल्क के अंदर तवज्जो देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को सियासी और माली इस्तेहकाम हासिल हो सके। लेकिन क्या पाकिस्तान लाताल्लुक रह सकता है? आप जो बाइडन के ज़माने में जब वो आए और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कोई रब्ता नहीं किया, इमरान खान ने कहा कि वो रब्ता नहीं करते तो मैं रब्ता क्यों करूँगा, और फिर बाद में हमें अंदाज़ा भी हुआ कि ये रब्ते ना होना दरअसल नाराज़ी ही थी उनकी। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे अगर वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते, पाकिस्तान से कोई रब्ता नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, या किसी भी या वज़राए ख़ारजा की सतह पर भी रब्ता नहीं होता, तो क्या इसको उस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान तो चाहता है कि राब्ते रहें, लेकिन अगर ना रखें तो भी मैं इनको दो सतहों पर देखता हूँ जी। एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और एक है पीपल टू पीपल। अवाम की सतह पर तो राब्ते हैं, आज भी आपके स्टूडेंट्स वहाँ की यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, आपके फिजिशियंस भी जा रहे हैं, आपके IT एक्सपर्ट्स जो हैं वो सिलिकॉन वैली से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर भी ताबन हो रहा है, आपके ताजर अपने माल भी वहाँ पे बेच रहे हैं, तो वो राब्ते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को सिक्योरिटी किस्म के राब्ते नहीं है तो ना हो, मेरे ख्याल में उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। अगर अवामी सतह पर आपके रवाबित हैं, जो आपके मामला सीधे चल रहे हैं, अब हमें उस किस्म की जो पहले हमने 1950 की दहाई में या 80 की दहाई में या 2000 की दहाई में जो गेमें खेली, उनके साथ शरीक हुए, उसका कोई हमें खास फायदा नहीं हुआ। इसलिए मेरे ख्याल में हमें कोई इस बात की तलब नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमसे राब्ता करते हैं हमें तैयार रहना चाहिए, बल्कि तमाम मुल्कों के साथ हमें तैयार रहना चाहिए। अगर कोई हमसे दोस्ती की बात करना चाहता है तो जरूर करें, तावन की बात करना चाहता है जरूर करें, लेकिन अपने मुल्क पर तवज्जो देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।